नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने घटना चक्र के भारतीय इतिहास के तहत अपने आधुनिक भारत को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के क्रम में ये आज आपका लेक्चर नंबर जो होगा वो 29 होगा। और इसी के तहत हम देखेंगे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था 1934 में और प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था वो 1937 में क्या क्या इनमें गठित हुआ था, किस प्रकार से प्रक्रिया आगे के लिए बढ़ी। तो देखो, जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है हम इसको समाप्ति के कगार पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और ये मानना कि लगभग लगभग ये कह लो कि 80% आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन वाली बुक है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 20% बचा है और 20% भी आने वाले 4-5 लेक्चर में ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखो, ये जो आपका वीडियो होगा ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सबके लिए यूजफुल होने वाला है। क्योंकि देखो, घटना चक्र में क्या है, घटना चक्र में जो है वो पिछले 25 से लेकर 30 वर्षों के सवालों का संग्रह है कि किस प्रकार से आयोग ने अब तक सवाल बनाए हैं। और इससे पढ़कर आपको यह आइडिया लगेगा कि हाँ, आयोग की मंशा क्या रहती है, कि आयोग आखिर चाहता क्या है स्टूडेंट से। तो वो आपको यहाँ पर पता लगेगा। और सबसे पहले देखेंगे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस प्रकार हुआ और प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, फिर इसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और पहले देखेंगे इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के नोट्स किस प्रकार से दिए गए इसमें। और देखो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ वो मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। अक्टूबर नवंबर 1934 के दौरान बंबई में इसकी नीतियां एवं कार्य प्रणालियां तय की गईं। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। ये नाम जरूर ध्यान रखना है। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव और आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की तथा इसके अन्य सदस्य जो थे वो आपके अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय थीं। और जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। वे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर एक गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया। तो ध्यान रखना है कि इन्हें मरणोपरांत भी 1999 में भारत रत्न दिया गया था। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। 20 मई 1936 को बंबई के 21 उद्योगपतियों ने बंबई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। अच्छा, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। अब देखो, ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो जाता है, इतना इसमें कॉन्सेप्ट दिया है और इसके बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर है। क्योंकि हमें देखो, कॉन्सेप्ट से तो मतलब है ही है लेकिन हमें सबसे ज्यादा मतलब किससे? क्वेश्चन से। कि हमें ये देखना है कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें से बहुत सारे सवाल सीधे सीधे डायरेक्ट उठते हैं और कभी कभी 2 सवालों को मिलाकर, कभी 3 सवालों को मिलाकर इस तरह से स्टेटमेंट बनाकर वो सवाल पूछ लेता है। तो इसलिए ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला सवाल देखो, पहला सवाल कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक कहाँ हुई थी भाई? गठन कहाँ हुआ? पटना में। तो पहली बैठक भी कहाँ होगी? पटना में होगी। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति के बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर नवंबर 1934 के दौरान बंबई में इसकी नीतियां एवं कार्य प्रणालियां तय की गई थी। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी तो किस वर्ष हुई थी? अब देखो, ये हुई थी आपकी 1934 में। ये ऊपर ही आप देख रहे हैं, मई 1934। नेक्स्ट, कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और ये देखना है कि सही कौन सा है। अब आपको देखो इसमें सही ढूंढना है।
ये कहता है कि इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के उपवंचन की वकालत की थी, ऐसा नहीं था। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी, ये भी नहीं था। अब आप देखो, यदि आपको पहला ही पता लग जाता है कि पहला नहीं है, तो आप ए ऑप्शन भी हटा दो और सी ऑप्शन भी हटा सकते हैं यहाँ से। अब कहता है कि इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की वकालत की थी, ऐसा भी नहीं था। तो आंसर इसका कोई भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया, न कि करों के अपवंचन का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, यह मार्क्स का लक्षण था। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? देखो, कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख जो नेता बने थे वो बने थे आचार्य नरेंद्र देव। डी आंसर होगा आपका। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना 1934 में। संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण भी बोल देते हैं इनको। अन्य सदस्य जो थे वो अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय इत्यादि थे। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो किसके द्वारा की? तो जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे के द्वारा, ये नहीं है। जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण, ये भी नहीं है। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, ये आपका आंसर हो। क्योंकि प्रमुख रूप से कौन है? ये दोनों ही जुड़े हुए थे, लेकिन सबसे प्रमुख कौन होगा? आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट, 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ था। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? देखो कौन थे? देखो, आचार्य नरेंद्र देव नहीं थे, अच्युत पटवर्धन भी नहीं थे। देखो, ये संबंधित तो थे, लेकिन संयोजक कौन थे? जयप्रकाश नारायण साहब। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक प्रकाश जयप्रकाश नारायण थे। इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि प्रमुख थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव, आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये पूछना चाह रहे थे। देखो, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू। देखो, जयप्रकाश नारायण तो थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इनके साथ नहीं थे, तो ये भी हटना है ऐसे। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जी दोनों थे, ये महासचिव थे और ये अध्यक्ष थे। अर्थात जयप्रकाश नारायण जो बने थे वो महासचिव और आचार्य नरेंद्र देव जो बने थे वो अध्यक्ष बने थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव आदि द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, तो किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण वे जुड़े थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण साहब थे। आंसर ए होगा। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने किया था। नेक्स्ट, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को ही जाना जाता है। आंसर आपका सी होगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसिफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया तथा इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को ही हम लोकनायक, ध्यान रखना लोकमान्य मत लगा देना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, लेकिन ये जो है ये लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण साहब। आंसर आपका बी होगा। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो देखो, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। आंसर आपका बी होगा। जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका अप्रैल 1946 में। ये मनाया गया था अप्रैल 1946 में आपका। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई थी। नेक्स्ट है आपका
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1936 में हस्ताक्षरित बंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। ये आपसे जानना चाह रहा है। देखो ये पूछ रहा है कि सही कौन सा। हाँ, ये आपका बिल्कुल ठीक है, ये विरोधी था समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का। इसको समस्त भारत में वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, ये भी ठीक है। इसका मतलब आपका आंसर सी बनेगा। एक और दो दोनों सही है। मई 1936 को बंबई के 21 उद्योगपतियों ने बंबई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के का प्रतिपादन का विरोधी था। जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था कि इस मैनिफेस्टो को वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला, अतः प्रसंगत दोनों ही कथन आपके सही हैं। अब ये तो हो गया आपका 1934 का हिसाब किताब। अब देखो ये ध्यान रखना, जो ये जो पार्टी का गठन हुआ था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन पटना में हुआ था 1934 में। अब आपने कुछ गौर दिया होगा पीछे कि जितने भी जो बीपीएससी में सवाल आए हैं वो सबसे ज्यादा बीपीएससी में इस टॉपिक से सबसे ज्यादा बीपीएससी में ही सवाल पूछे गए। तो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये पटना में हुआ था तो बिहार से स्पेशल है, तो इसी वजह से बिहार स्पेशल को लेकर इसने ज्यादातर सवाल पूछे। ये मान लो 80% सवाल बिहार स्पेशल को लेकर ही इसने पूछे हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं जरा। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल। जो 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, या अन्य जो पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको कितनी कितनी सीटें मिली, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका नोट्स क्या कहता है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों में, ध्यान रखना है कि कांग्रेस ने 5 प्रांतों में, कौन कौन से, मद्रास में इन्होंने 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें प्राप्त की। बिहार में 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीटें प्राप्त की। और मध्य प्रांत एवं बरार से 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें इन्हें प्राप्त हुई। जबकि संयुक्त प्रांत में 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें इन्हें प्राप्त हुई। उड़ीसा में 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें इन्हें प्राप्त हुई। तो ये तो हो गई कांग्रेस ने देखो सीधी सीधी सरकार बनाई थी 5 प्रांतों में। पूछता है कि कांग्रेस 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस ने कितने राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी, तो 5 में। लेकिन कुछ गठबंधन भी हुआ था बाद में आकर, देखो जैसे इन यहाँ पर तो इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन कांग्रेस बंबई में 175 में से 86, असम तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनाने से वंचित रह गई। ध्यान रखना कहाँ कहाँ नहीं बना, बंगाल में, पंजाब में और सिंध में। वर्ष 1935 में 35 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए आम चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह का था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत थे। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम भी इसमें कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बना लिए। अर्थात 5 में तो देखो इसने सीधी सीधी सरकार बनाई, जबकि 3 में अपने सहयोगी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलियों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत में के सभी मुसलमानों से 22 सितंबर या दिन शुक्रवार था 1939 के दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारिणी कमेटी ने 1937 में भू स्वामित्व को प्राप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार ने प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और कानून के न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम इस प्रकार है, जैसे पीरपुर रिपोर्ट आई थी 1938 में, शरीफ रिपोर्ट आई थी मार्च 1939 में, फजुल हक रिपोर्ट या मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल ये दिसंबर 1939 में आई थी। तो ये तो हो जाता है इसका कॉन्सेप्ट। अब जरा इसके प्रश्न भी देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। देखो पहला प्रश्न कहता है कि 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अब देखो किस पर, देखो मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला, बिहार में मिला, मद्रास में मिला, पंजाब में इन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, पंजाब, बंबई और सिंध प्रांत में। देखो 1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में जिनमें से कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों में मद्रास था, बिहार था, मध्य प्रांत और बरार थे,
और उसके साथ साथ संयुक्त प्रांत के साथ साथ आपका उड़ीसा थे। उड़ीसा में इन्होंने कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और कांग्रेस बंबई, असम, उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस बड़े दल बनाने में वंचित रह गई। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत में असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल गठित किया था। 9 बंबई में कांग्रेस को लगभग बहुमत 56% मतों के साथ 175 में से 86 सीटें मिली थी। नेक्स्ट है आपका प्रांतीय सरकारों के गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935 का आंसर ए होगा। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? तो को मद्रास में हुआ था, उड़ीसा में प्राप्त हुआ था, बिहार में हुआ था, बंगाल में इन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। आंसर आपका डी। 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। देखो बहुमत जिसमें बहुमत प्राप्त हुआ था ये थी इनकी संख्या 5। आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट देखो ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। अब देखो कहां कहां नहीं बना, ये नहीं बनने की बात कर रहा है और सही उत्तर की हमें जांच करनी है। यहाँ पर मध्य प्रांत में बना था। अब देखो बंगाल में नहीं बना। देखो 3 कहाँ कहाँ है, इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो। 3 आपका सी में भी है और बी में भी है। अब जरा पंजाब में देखो, पंजाब में भी तो नहीं बना था। देखो बंगाल, पंजाब और सिंध 3 राज्यों में नहीं बना था, तो 3 आपका क्या बनेगा, 3 और 4 बनेगा। आंसर क्या होगा आपका, बी बनेगा। नेक्स्ट वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ? देखो बंबई में हुआ था। अब देखो यहाँ पर पूर्ण बहुमत यदि हम देखें उड़ीसा में हुआ था, बिहार में प्राप्त हुआ था, असम में तो देखो इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी, मुंबई में भी। लेकिन इसका आंसर आप दे नहीं सकते क्योंकि व्याख्या देखो जरा इसकी। 1937 के निर्वाचन में कांग्रेस बंबई और असम दोनों प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, इस वजह से आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। देखो वह प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, तो कौन सा क्षेत्र था वो? देखो ये था बंगाल, क्योंकि यहाँ पर इन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन की मंत्रिमंडल बनाया था। नेक्स्ट 1937 के आम चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? देखो कितने प्रांतों में बना था, यदि हम पांचों को देख लें और प्लस 3 और जोड़ दें तो 8 ही बनते हैं, लेकिन 8 का ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, तो इसका भी आंसर देने में बड़ी दिक्कत होगी। देखो 1935 में भारत सरकार के अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया किया और 5 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। देखो 5 प्रांत कौन से थे? मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और उड़ीसा के साथ इन्होंने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और कांग्रेस ने बंबई में, असम में और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब एवं सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनाने में वंचित रह गई। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे, जैसे आपका मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत में असम, इसमें असम भी जुड़ा और कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन भी किया था। अर्थात पश्चिम देखो 6 तो ये हो गए, 2 ये हो गए आपके, 6 और 2 कितने हो गए? 8, और 8 आपका ऑप्शन में नहीं था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 में अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? देखो ये हुआ था आपका पंजाब। पंजाब में सरकार नहीं बनी थी। पंजाब, बंगाल और सिंध में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी कांग्रेस की। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था, देखो ये कार्यकाल कितना था? इनका कार्यकाल रहा था 28 महीने का, अर्थात 28 माह का, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण ही क्या हुआ, ब्रिटेन ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को दूसरे युद्ध में शामिल कर दिया था। इसी वजह से कांग्रेस ने क्या करा, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। इसी वजह से इनका कार्यकाल जो रहा 28 माह का रहा था। देखो 1935 के अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में हुए चुनाव गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 माह का था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। प्रांत मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारतीयों को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी
कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया और कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्याग पत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार था 1939 के दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया था। नेक्स्ट, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 महीने चला था कांग्रेस का शासन। आंसर ए होगा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, क्यों मनाया था? देखो, ये मनाया था 1939 में, जब कांग्रेस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी दिन के लिए कांग्रेस मुस्लिम लीग ने जिन्ना के आह्वान पर अपना मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? देखो, ये अपनाई थी, कार्यकारिणी कमेटी बनी थी 1937 की। आंसर आपका ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों में कृषकों को साहूकारों के चुंगल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट, 1937 में के आम चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल को किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो किसको सौंपा गया था? देखो, ये सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को। आंसर आपका बी होगा। 1937 के संपन्न प्रांतीय विधानसभाओं में यूपी संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री जो बने थे वो बने थे गोविंद बल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू बने थे, जबकि वित्त विभाग रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। यह भी ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायत से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। अब देखो, ये बताना है कि नीचे दी गई रिपोर्ट का सही कालानुक्रम क्या है। ये पीछे भी रिपोर्ट मैंने आपको बताई है। देखो, सही कालानुक्रम क्या होगा। देखो, पीरपुर रिपोर्ट आई थी सबसे पहले, फिर शरीफ रिपोर्ट आई थी और फिर मुस्लिम सर्फिंग अंडर कांग्रेस रूल आया था। तो 1 2 3 ही लगेगा इसमें, तो आंसर आपका ए ही बनेगा। देखो, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायत से संबंधित रिपोर्टों का कालानुक्रम, पीरपुर रिपोर्ट 1938 में, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में, फजुल हक रिपोर्ट या मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रिपोर्ट जो आई थी वो दिसंबर 1939 में आई थी। देखो, ये तो हो जाता है आपका क्वेश्चन। ये आपके जो आपका 1937 के आम चुनाव थे ये भी आपके खत्म हो जाते हैं। और जो आपका अगला टॉपिक होगा वो होगा कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 में जो हुआ था, इसका क्या कारण रहा, कैसे हुआ, क्या इसका कांग्रेस पर प्रभाव पड़ा, या महात्मा गांधी ने इसमें क्या भूमिका निभाई थी, या महात्मा गांधी इससे बिल्कुल अलग ही रहे थे। उस सबके आंसर आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहां से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और जो हिस्ट्री मैंने आपको कंप्लीट हिस्ट्री विद कॉन्सेप्ट के साथ यूट्यूब पर पढ़ा दी है, पॉलिटी भी पढ़ा दी है आपकी और हिंदी भी पढ़ा दी है। यदि इनमें से किसी के भी आपको नोट्स चाहिए तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।